हे गाइस, वेलकम टू फिदेस्ट्रो वंस अगेन। सो आज अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम फिर क्वेश्चंस की पेशकश के साथ आप आज आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो आज अपन क्या करने वाले हैं, तो आज फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं एंड आज लेवल और अप रहेगा क्वेश्चंस का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा की तरह अब तक तो आपको पता चल भी गया होगा कि भैया अगली लाइन क्या बोलने वाले हैं, तो आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई देनी है एंड इसका क्वेश्चन ना बने तब जाके आपको उसका सोल्यूशन दिखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है एंड सबसे पहले हम कुछ ना करने से पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन, a particle moves in the xy plane with only an x component of acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अब हम सारी इंफॉर्मेशन को नोट करेंगे। तो ax हमें 2 दिया है एंड ओनली इसका मतलब ay 0 है। The particle starts from the origin at t equal to 0 with an initial velocity having the x component of 8 मीटर पर सेकेंड। vx8 हमें दिया हुआ है एंड यहाँ पे vy15 दिया हुआ है। सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t, तो हमें टाइम t पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पूछी है। तो ये तो हम ऐसा क्वेश्चन तो हम आपको काफ़ी करवा चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को x डायरेक्शन में डिस्कस करते हैं, जिसको हम आई कैप से डिनोट करते हैं। सो vx इज इक्वल्स टू ux प्लस ax इंटू टी। vx हो जाएगा अपना ux जो कि हमें 8 दिया हुआ है प्लस ax अपना हो जाएगा 2 इंटू टी। ये हो गई हमारी vx की वेलोसिटी एंड इसके बाद हमारी आती है vy की वेलोसिटी। तो vy में लगाते हैं अपना कॉन्सेप्ट। vy हो जाएगा हमारा a व्यू y जो कि हमें शायद 15 दिया है, यस 15 प्लस यहाँ पे ay में तो कोई एक्सेलरेशन दिया नहीं है तो ये टर्म 0 हो जाएगी। अब इसको अपने वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो अपने पास जो v नेट निकल के आएगा वो हो जाएगा vx i कैप प्लस vy j कैप एंड इसको अगर हम सॉल्व करें तो vx 8 प्लस 2t i कैप हो जाएगा एंड vy अपना 15 j कैप हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा आंसर काफ़ी आसानी से आ चुका है। इसमें बस हमें सीखने वाली क्या बात थी कि गैलीलियो की इक्वेशन को हमने दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस पे अलग अलग लगाया, दोनों का एक्सेलरेशन अलग किया, दोनों की वेलोसिटी अलग करके लिखी एंड हमारे पास आंसर आ चुका है। तो ये हमने अपने बेसिक क्वेश्चन के साथ शुरुआत कर ली अपने कॉन्सेप्ट सारे एंड हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आ रहा है ए। अब हमें आ रहा सेकेंड क्वेश्चन है सॉल्यूशन। द इक्वेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज y इज इक्वल्स टू √3x माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2। एंड आपको याद होगा मैंने कल ही ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दी हुई है। तो चलिए हम कंपेयर कर लेते हैं आराम से। सो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आप कंपेयर करना चाहो तो कौन कौन सी टर्म्स हमारे पास सिमिलर है। तो पहले में तो हमारे पास x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है एंड दूसरे में हमारे पास जी एक्स स्क्वायर है तो हम इसको पूरा ही कंपेयर कर सकते हैं। सो हमें कंपैरिजन करने के बाद ये पता चल रहा है कि बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि tan थीटा जो है वो अपना √3 के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे √3 हमारा tan थीटा के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन को नोट कर लेते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू √3 एंड दूसरी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन इन दोनों टर्म्स को कंपेयर करके आ रही है कि यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब चलिए हम देख लेते हैं पूछा क्या है। ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन वेयर एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0। सो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बहुत बार बताया। ये बता रहा है कि पार्टिकल हमारा रेस्ट से स्टार्ट हुआ है और इसके बारे में कुछ नहीं एक्सप्लेन कर रहा। ऑल्सो d2x अपॉन dt स्क्वायर से अपनी एक्सेलरेशन के बारे में बता रहा। मतलब ये तीनों टर्म बेसिकली आपको इसलिए दिए हुए हैं ताकि आपको क्वेश्चन डिफाइन हो पाए। मतलब हमारे पास कोई बीच में ऐसा कुछ ना हो कि जैसे इंटीग्रेशन हम करते हैं तो वहाँ पे ऐसे टर्म्स दिए होते हैं जिससे हमें पता चल जाए वेरिएबल क्या है। और जब हम मैथ्स के काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपने देखा होगा ऊपर बहुत सारे टर्म्स ऐसे दिए होते हैं जिनका क्वेश्चन में कोई काम भी नहीं होता है, लेकिन वो क्यों दिए होते हैं ताकि हमारे क्वेश्चन को कोई गलत साबित ना कर पाए, वो पूरी तरीके से डिफाइन हो। तो इनका कोई काम नहीं है। हम सीधा स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन निकाल लेते हैं। अब यहाँ से tan थीटा √3 है तो थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। हाँ भैया, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, यू स्क्वायर कॉस 60 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 इज इक्वल्स टू 1
एंड यू स्क्वायर अपने पास निकल के आ जाएगा 4, जहाँ से हमारे पास यू की वेलोसिटी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से कल जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था कल की वीडियो में कि कैसे आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को यहाँ पे कंपेयर करेंगे अपने नॉर्मल मोशन के साथ, और यहाँ से कंपेयर करने पे हमें डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन की आंसर मिल चुका है, और now हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। सो आपको यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब भी आपको कुछ ऐसे टर्म्स देखने को मिले जो कि y एंड एक्स में डायरेक्ट बात कर रहे हो एंड बीच में कोई टर्म ना दिया रहे हो, तो आपका सबसे पहला ध्यान कहाँ जाना चाहिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को। एंड ये काफी एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, आपको जेई मेन पे भी इसके काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन को आई गेस खुद से पहले एक बार तो या फिर 2 बार ट्राई देनी ही चाहिए। बाकी मैं यहाँ पे हूँ ही सॉल्व करने के लिए। तो सॉल्यूशन, A projectile can have the same range r for 2 angles of projection. If t1 and t2 be the time of flight in 2 cases, then find out relation between t1, t2 and r. तो गाइस यहाँ पे हमसे बोला ये है कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसके 2 एंगल सेम रेंज हो सकती है 2 एंगल पे। तो हमें पता है कि अगर एक प्रोजेक्टाइल को हम थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं एंड उसकी रेंज आर आ रही है, तो 90 माइनस थीटा पे अगर हम उसको प्रोजेक्ट करेंगे तो भी उसकी रेंज आर आएगी। इसका मतलब हमारा पहला एंगल क्या हो गया, हमारा पहला एंगल तो थीटा हो गया एंड सेकंड एंगल हमारा हो गया 90 माइनस थीटा। सो बेसिकली क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है। सो इसको हम अपना सेकंड एंगल डिनोट करते हैं और ये फर्स्ट। अब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट इन दोनों एंगल्स पे लिखनी है, तो सबसे पहले हम रेंज को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रेंज अपनी हो जाएगी 2ux uy अपॉन g। हाँ, एंड सिंस ux अपना हो जाएगा u cos थीटा, 2u cos थीटा इंटू u sin थीटा अपॉन g। एंड अभी के लिए हम केवल इसको इतना ही लिखते हैं, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम अपना पहला टाइम ऑफ फ्लाइट लिखें तो हम जानते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या होती है भैया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। एंड अगर हम तो अपने सेकेंड वाले टाइम ऑफ फ्लाइट को लिखें तो वो हो जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। एंड सिंस हम अपनी थीटा की वैल्यू उसमें पुट कर दे रहे हैं, थीटा की वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपके दिमाग में डाउट तो जरूर रहेगा कि भैया यहाँ पे अपना साइन स्क्वायर थीटा था एंड यहाँ पे अपना कॉस स्क्वायर थीटा था, तो यहाँ पे दोनों में चेंज कैसे आया। तो मैंने आपको बताया अगर हम अपनी थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो इतना तो हम ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, एंड यही वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। तो इसमें कोई इतना बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें तो आपको समझ में आ जाता। हालांकि ये बात तो हमें 9th में ही बताई जाती है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे हुआ क्या है बेसिकली। तो हमारी t1 की वैल्यू ये आ गई है, t2 की वैल्यू ये आ गई है। अब यहाँ पे देखो गाइस, u cos थीटा u sin थीटा, हाँ भैया, तो चलो एक बार इसको लिख लेते हैं अपन, r इज इक्वल्स टू 2ux uy अपॉन g, जो कि यहाँ पे हो जाएगा r इज इक्वल्स टू u cos थीटा एंड u sin थीटा। तो यहाँ पे अपन पहले 2u स्क्वायर cos थीटा इंटू साइन थीटा को एक्सप्लेन कर लेते हैं अपॉन g। एंड यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2g एंड u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो इसको मैं अभी कन्वर्ट कर रहा हूँ, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपना फोकस बनाए रखना है। आप ये टर्म देख रहे हो बेसिकली, हाँ भैया ये तो देख ही रहा हूँ। यहाँ पे cos थीटा की टर्म है, यहाँ पे t2 में भी अपने पास cos थीटा की टर्म है, तो यहाँ से मैं इसको t2 लिख सकता हूँ। हाँ भैया, यहाँ पे अपने पास t1 में साइन स्क्वायर थीटा की टर्म है, यहाँ पे साइन थीटा है। हाँ भैया, अब मैं यहाँ पे कर क्या सकता हूँ, आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे अगर मुझे एक और cos थीटा एंड साइन थीटा बनाना है तो कौन सा फॉर्मूला हमारे पास सबसे पास आ रहा है। सो भैया हमारे पास जो फॉर्मूला पास आ रहा है ये तो बेसिकली अपना साइन 2 थीटा हो गया। एंड अगर मैं एक और साइन 2 थीटा जोड़ दूँ, इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक और साइन 2 थीटा यहाँ पे ऐड कर दूंगा, एंड सिंस साइन 2 थीटा क्या होता है 2u 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंड अगर मैं यहाँ पे इसको एक बार और मल्टीप्लाई कर दूँ, तो हालांकि मुझे इससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप यही सोचो अगर आपको 4 को 4 के इक्वल लिखना है एंड अगर आप इसमें 5 मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आपको 5 डिवाइड भी तो करना होगा, तभी तो 5 5 से कैंसिल होगा एंड 4 4 के इक्वल आएगा। सो बेसिकली मैं यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ कि अगर मुझे एक साइन थीटा तो मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है, मैं यहाँ पे एक अलग फॉन्ट यूज कर ले रहा, आप देख सकते हो यहाँ पे रेंज के फॉर्मूला में एक कॉस थीटा अपने पास है एंड एक साइन थीटा है, एंड अगर मुझे इसको t1 एंड t2 के टर्म्स में लिखना है तो अपन को 2 कॉस थीटा चाहिए, मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर चाहिए एंड साइन थीटा का भी स्क्वायर चाहिए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अपने पास एक कॉस थीटा एंड एक साइन थीटा है,
तो यहाँ पे मैं करना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं करना ये चाह रहा हूँ कि मुझे एक कॉस थीटा एंड एक साइन थीटा सीधा थीटा तो चाहिए, सॉरी। सो मैं एक कॉस थीटा इंटू एक साइन थीटा इसमें मल्टीप्लाई कर देना चाहता हूँ। अगर मैं इसमें एक कॉस थीटा एक साइन थीटा मल्टीप्लाई करूंगा एंड उसमें 2 भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो ये तो अपने पास एक बेसिक सा अपना फॉर्मूला बन जाएगा जो कि होता है साइन टू थीटा का। सो यहाँ से हम ध्यान से देखें कि यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 4 आ जाएगा। कैसे भैया 4 आएगा, क्योंकि ये टर्म तो मैं कंज्यूम कर लूंगा। कैसे कंज्यूम करूंगा भैया, अभी मैंने बताया कि यहाँ पे आप ध्यान से देखो, एक कॉस थीटा एंड एक साइन थीटा था, इन दोनों को भी मैं कंज्यूम कर लूंगा तो अपने पास 2 की टर्म एक्स्ट्रा आएगी जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। एंड नीचे हमें यहाँ पे एक बार और ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो 2g अपना दिया हुआ है एंड 2g भी अपना दिया हुआ है। सो 2g इंटू 2g 4g। यहाँ पे आप मिस्टेक करोगे क्योंकि अगर मैं ऊपर 4 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखो, अभी मैंने यहाँ पे एक टर्म एक्सप्लेन किया कि अगर मुझे 4 को 4 के इक्वल लिखना है तो ये तो होता ही है, लेकिन अगर मैं ऊपर नीचे 6 लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे भी 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मेरे पास ऊपर एक 4 बन रहा है एंड सिंस यहाँ पे नीचे तो अपने पास 4g आएगा ही, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, इसका मतलब मुझे नीचे एक बार फिर से 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ऊपर 4 बन रहा है। एंड अभी मैंने आपको ये रूल समझाया कि यहाँ पे मैं करना क्या चाह रहा हूँ। सो बेसिकली हमारे पास जो टर्म निकल के आएगी कैलकुलेशन के बाद, ये इतनी लेंथी कैलकुलेशन नहीं है, मैं बस आपको समझाना चाह रहा हूँ, इसमें काफ़ी टाइम ले रहा हूँ ताकि आपको किसी तरीके का डाउट ना रहे। तो यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद आपके पास जो टर्म निकल के आ रही है वो बेसिकली कुछ नहीं, r इज इक्वल्स टू T1 इंटू T2 अपॉन 16 अपॉन 16। सो यहाँ पे 16r इज इक्वल्स टू T1 इंटू T2 हमारे पास रिलेशन निकल के आ जाएगा। एंड मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से प्रैक्टिस करिएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन उतना कॉन्सेप्चुअली हार्ड नहीं है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि आपको ये पता नहीं था कि अगर एक रेंज थीटा एंगल पे आ रही है तो दूसरी 90 माइनस थीटा पे, बस इसमें इतना ही तो कॉन्सेप्ट लगना था, बाकी तो हमारे पास कैलकुलेशन है। देखिए मैंने कितनी बढ़िया तरीके से u cos थीटा एंड u sin थीटा का यूज़ किया। उसका मुझे पता था एक साइन स्क्वायर थीटा की टर्म और चाहिए, तो मैंने यहाँ पे मैनिपुलेट करके साइन 90 माइनस थीटा से हम जानते हैं cos थीटा के इक्वल होता है, तो उसको मैनिपुलेट किया एंड ऊपर नीचे साइन टू थीटा से मल्टीप्लाई किया। अब साइन टू थीटा से मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या मिला, क्योंकि उसमें एक और साइन थीटा एंड कॉस थीटा मल्टीप्लाइड मिलेंगे हमें, और जो हमें 2 मिलेगा वो तो हमें मिलेगा ही, लेकिन हमें इसी की ज़रूरत थी। एंड सिंस हमने इसको यहाँ ऊपर जाके दोबारा अपने टर्म में रख दिया तो हमारे पास साइन का स्क्वायर बन गया एंड कॉस का भी स्क्वायर बन गया, जिसकी वजह से हम बेसिकली अपनी रेंज को T1 एंड T2 के टर्म्स में लिख पाए। एंड रेंज को जैसे हमने T1 और T2 के टर्म्स में लिखा, बाकी हमारे पास सब कुछ वेरिएबल था, क्योंकि ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी क्या है, नंबर है, 4 क्या है, नंबर है, तो इनकी तो हमें ज़्यादा कुछ नीड पड़ी नहीं। एंड यहाँ पे हमारा टर्म बेसिकली आंसर आ गया। सो आई होप आपको समझ आ गया हो। एंड अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए मूव ऑन करते हैं। Two bodies projected at angles theta and 90 minus theta to the horizontal with same speed. Find the ratio of their times of flight. So यहाँ पे करना क्या है अपन को, हमारे पास 2 बॉडी है, तो सबसे पहले T1 जो है हमारे पास उसके लिए एंगल थीटा है एंड T2 के लिए हमारे पास एंगल है 90 माइनस थीटा एंड ये दोनों हॉरिजॉन्टल से लिए गए हैं। सो बेसिकली अपना वही वाला केस, मतलब ये जो क्वेश्चन पे जो अपना नॉर्मल केस होता है ये थीटा है एंड दूसरे टर्म में यही 90 माइनस थीटा हो जा रहा है। तो मैंने बस समझाने के लिए आपको बना दिया कि हॉरिजॉन्टल से इसका मतलब क्या था। अब हमें दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट में रेशियो चाहिए। चलिए T1 अपना हो जाता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, T2 अपना हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ गया। अब दोनों का मैं रेशियो ले रहा हूँ। जैसे मैं दोनों का रेशियो लूंगा तो T1 अपॉन T2 जो हमारे पास निकल के आ रहा है, सो यहाँ पे u स्क्वायर को हम u स्क्वायर से कैंसिल कर सकते हैं, 2g को 2g से कैंसिल कर सकते हैं एंड T1 अपॉन T2 का जो रेशियो निकल के आ रहा है वो हो रहा है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अभी मैंने इस टर्म को ऊपर आपको सिंप्लीफाई करके दिखाया, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, क्या होता है, इतना नहीं समझ आ रहा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है एंड ये 9th क्लास में आता है। ऐसा नहीं है कि कोई हाई फाई टर्म हो भैया ये क्या बता दिया, 9th में आता है। ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी हम इसे नहीं कह सकते, तो हो जाएगा अपना कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारे पास ये रेशियो निकल के आ गया है कि T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये एंगल पे, थीटा एंगल पे डिपेंड कर रहे हैं। जैसे जैसे मैं थीटा की वैल्यू बदलूंगा ये दोनों चेंज होंगे। अगर कोई आपसे पूछे भैया
क्या ये दोनों वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहे हैं? जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि इस क्वेश्चन में वेलोसिटी पे डिपेंडेंसी है, तो नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि हमारे लास्ट टर्म में हमें कहीं वेलोसिटी की टर्म मिल रही है? नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि आप ऊपर देखो, हमने तो वेलोसिटी को यहाँ पे कैंसिल कर दिया है। यहाँ पे यू स्क्वायर से कैंसिल हो गया, सो हमारे पास ये रेशियो निकल के आ गया एंड वेलोसिटी की कोई टर्म नहीं है। सो गाइस, ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे डन कर लिया। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। A body is projected horizontally from the top of a tower with initial velocity 18 मीटर पर सेकेंड। तो हमें दिया क्या है कि कोई टावर यहाँ पे बना हुआ है ऐसे, ये हमारी हो गई बेसिकली यहाँ पे ग्राउंड है, एंड ये टावर जो है वहाँ से 18 मीटर पर सेकेंड पे हॉरिजॉन्टली एक वेलोसिटी बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है। हॉरिजॉन्टली मतलब ये डायरेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है, कोई यहाँ पे एंगल वगैरह का केस नहीं है, थीटा एंगल। सो उन सब केसेस को हम नेग्लेक्ट करने वाले हैं। एंड हमसे बोला गया है कि जब ये ग्राउंड को हिट करती है, सो ये जब जाएगी एंड ग्राउंड को हिट करेगी, सो ये 45 डिग्री एंगल बना रही है। इसका मतलब हिट करते समय इसकी एक्स डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी होने वाली है एंड वाई डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी होने वाली है। सो ये इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा है एंड ये 45 डिग्री बना रही है। अब सिंस हम जानते हैं tan 45 किसके इक्वल हो जाएगा? Vy अपॉन Vx, एंड सिंस tan 45 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन आ गया Vy इज इक्वल्स टू Vx। तो हमारे पास पहला रिलेशन आ चुका है एंड हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। सो हमसे Vy के बारे में पूछा है। अब Vy के बारे में पूछा है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे सारे केसेस अपने सोच लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने के लिए हमें एक पार्टिकल, हमारे पास 4 वेरिएबल होते हैं। क्या कोई भी क्वेश्चन देख लो, तीनों में से हमारे पास 4 वेरिएबल होते हैं, उसमें से हमें कम से कम 3 मालूम होने चाहिए। बट यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें एंड वाई डायरेक्शन में कोई भी इक्वेशन लगाने की सोचें तो हमारे पास बेसिकली केवल दो ही इक्वेशन मौजूद है। पहला तो हमारे पास Vy इज इक्वल टू Vx एंड दूसरा हमारे पास कुछ है नहीं, तो हमारे पास y डायरेक्शन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड हो रहा है। अब चलिए x डायरेक्शन में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो भैया x डायरेक्शन में अगर हम थोड़ी बात करें, सो हमें Vx तो 18 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है इनिशियली। हाँ भैया, Ax तो हम जानते हैं 0 है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो इस पर कोई एक्सेलरेशन तो इस तरफ लग नहीं रहा, नो एक्सेलरेशन, तो Ax हमारे पास 0 है। अब मैं ऊपर थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ ताकि और आपको अच्छे समझ में आए। सो यहाँ पे वो कुछ ऐसा रहा है कि हमारे पास Vx जो दिया है, Vx जो हमारे पास दिया है वो हो गया हमारे पास 18 मीटर पर सेकेंड। Ax हमारे पास 0 है। अब चलिए इस इक्वेशन को लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे Vx इज इक्वल्स टू ux प्लस 80 एंड सिंस Vx इज इक्वल्स टू ux, तो ux हमें 18 दिया हुआ है एंड यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा Ax तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा कि Vx इज इक्वल्स टू 18 है एंड यहाँ पे कोई टाइम का टर्म तो आ नहीं रहा। इसका मतलब x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। आप चाहे यहाँ पे वेलोसिटी देखो x डायरेक्शन में 18, यहाँ पे देखो 18, यहाँ पे देखो 18, कहीं पे भी देख लो, इस तरीके से यहाँ पे भी 18 हो जाएगी। एंड अभी हमने tan थीटा वाले रिलेशन से एक रिलेशन निकाला था कि Vx इज इक्वल्स टू Vy एंड सिंस Vx 18 है तो यहाँ पे Vy की वैल्यू भी 18 मीटर पर सेकेंड हमारी निकल के आ जा रही है। सो यहाँ पे बेसिकली आपको टेस्ट करना चाहते थे कि आपको कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे से बिल्ड हैं, कि आप केवल फॉर्मूला बेस्ड रट के चल रहे हो या फिर आपको जो गैलीलियो की मोशन की जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी उसका एक्चुअल एसेंस आपको पता है कि हम x डायरेक्शन में अलग लगाएंगे, y डायरेक्शन में अलग लगाएंगे। थोड़ी आपको कैलकुलेशन भी बेस्ड होना पड़ेगा क्योंकि अगर आप उतना ही सोचोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे 0 हो जाएगी ये टर्म। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ ज़्यादा पूछा नहीं था, बस आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने पे आपको टेस्ट किया जा रहा था। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं एंड यहाँ पे हमारा आंसर जो आ रहा है वो बेसिकली बी पार्ट हो जाएगा। हाँ, सो ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, एट व्हाट एंगल शुड अ बॉडी बी प्रोजेक्टेड, एट व्हाट एंगल शुड अ बॉडी बी प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी 23 मीटर पर सेकेंड just to pass over the obstacle 14 meter height at a distance of 24 meter। So यहाँ पे हमें कुछ दिया हुआ है बेसिकली, यहाँ से 24 मीटर की, मान लेते हैं मैंने बॉडी को प्रोजेक्ट किया u स्पीड से एंड u की वैल्यू हमें दी है 23 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे 23 हमारे पास हो जाएगी स्पीड, एंगल को हम थीटा ले रहे हैं एंड यहाँ से 24 मीटर दूरी पे एक हमारे पास
ऑब्स्टेकल दिया हुआ है, ऑब्स्टेकल का मतलब कोई चीज़ या फिर कोई थिंग दी हुई है जिसकी हाइट हमारे पास 14 मीटर दी हुई है। सो हमसे पूछा है कि ये बॉडी को हम किस स्पीड से किस एंगल पे फेंकें, स्पीड तो हमें दी हुई है तो किस एंगल पे फेंकें कि बॉडी जस्ट इसको छूते हुए, यहाँ से छूते हुए पास हो जाए। सो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा लगने वाला है जिसको हमने काफ़ी कम प्रैक्टिस किया है एंड मैं चाहता हूँ आप इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। सो यहाँ पे हमारे पास पहले एक अपनी इक्वेशन को लिख लेते हैं। u दिया हुआ है 18 मीटर पर सेकेंड। भैया आपने यहाँ पे ux क्यों नहीं लिखा? भाई मेरे वो ux है ही नहीं, ux तो अपना u cos थीटा होता है। यहाँ पे केवल हमें u दिया हुआ है जिसकी वैल्यू 23 मीटर पर सेकेंड है, तो आपको इस सब चीज़ों में थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। सो u की वैल्यू 18 मीटर पर सेकेंड है, 24 मीटर एंड 14 मीटर। तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है, y इज इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। हाँ, y इज इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। सो y इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स की जगह मैं 14 लिखूंगा एंड y की जगह, यहाँ पे अपनी जगह हम लिखेंगे 14 एंड x की जगह अपना हो जाएगा 24 टैन थीटा 1 माइनस x अपॉन आर एंड सिंस x की जगह हमें 24 लिखना है तो हो जाएगा 24। तो हमारे पास पहली इक्वेशन तो आ चुकी है, लेकिन हमारा काम कहाँ फंस रहा है? बेसिकली हम फर्स्ट एलयू ऐसे रहे हैं कि यहाँ पे टैन थीटा भी हमारे पास आ रहा है एंड रेंज भी आ रही है। सो हमें उतना क्लियर आइडिया नहीं लग रहा है कि यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं, क्योंकि हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी तो अपनी लगा ली, लेकिन उसमें दो दो वेरिएबल आ रहे हैं एंड किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए केवल एक वेरिएबल होना चाहिए, तो ये तो अपना फेल हो गया। सो ऐसे आपको अपनी थिंकिंग बिल्ड करनी है। जैसे पहले मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगाया, मुझे नहीं पता चला कि यहाँ पे ये हो गया, अब मैं आपको सोचना सिखा रहा हूँ कि आगे क्या करना है। 24 दिया हुआ है, तो क्या मैं अपनी दूसरी इक्वेशन को अप्लाई करने के बारे में सोचूं जो कि हमारे पास थोड़ी लेंदी हो जाती है। y इज इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं थोड़ा इसके बारे में सोचता हूँ। तो यहाँ मेरे पास कौन कौन सी टर्म्स मौजूद हैं। y हमें दिया हुआ है जो कि 14 है, x दिया हुआ है, टैन थीटा हमें निकालना है, हाफ तो एक कांस्टेंट ही है, जी भी हमें पता है, यू भी पता है एंड एक्स भी हमें पता है। तो हमारे पास केवल थीटा वाली टर्म्स बच रही हैं। तो हाँ, हमारे पास केवल एक ही वेरिएबल है, क्योंकि टैन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को तो हम आपस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, तो उतनी बड़े कुछ इशू नहीं होगा। तो चलिए इसमें वैल्यू रखना पुट करते हैं। सो y की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे 14 मीटर पर 14 मीटर, x की वैल्यू हो जाएगी 24 टैन थीटा माइनस हाफ इंटू जी की वैल्यू हम 10 पुट करेंगे, x की 24 स्क्वायर अपॉन u की वैल्यू हमें 23 स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा दी हुई है। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो हमारे पास थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें। ये हो जाएगा 24 टैन थीटा माइनस यहाँ से हम इसको 5 इंटू 576 अपॉन 23 का स्क्वायर, आई गेस 529 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम थोड़ा कैलकुलेशन करने के बारे में सोचते हैं। So 14 is equals to 24 tan theta into 529 cos square theta minus 2880। भैया आपको इतनी लंबी लंबी वैल्यूज कैसे पता है? So ये काफ़ी कॉमन नंबर है 576 और उसके अलावा 288। तो ये सब का हम प्रैक्टिस करते करते मेरे को याद हो गई ये वैल्यू। सो 2880 को इधर हम सेंड कर देते हैं। सो हो जाएगा 14 प्लस 2880 2894 इज इक्वल्स टू 24 इंटू 529 cos स्क्वायर थीटा इंटू टैन थीटा एंड यहाँ पे cos थीटा इंटू टैन थीटा अपना साइन थीटा में लिख सकता हूँ। सो 2894 इज इक्वल्स टू 24 एंड यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं 24 को लिख सकता हूँ 12 इंटू 2 एंड इसी 2 को मैं इस टर्म के साथ लेके बेसिकली दोनों एंगल को एक तरीके से लिख सकता हूँ। सो हमारे पास निकल के आ जाएगा 2894 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 529 साइन 2 थीटा एंड बस इसको आपको नीचे भेजना है। 2894 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 529 एंड ये हमारे पास साइन 2 थीटा की वैल्यू निकल के आ गई है। एंड यहाँ से हमारे पास जो भी वैल्यू निकल के आएगी आपको बस उसके एंगल को हाफ में कन्वर्ट कर लेना है एंड आपका आंसर आ जाएगा।
तो यहाँ पे हमारे पास सीखने वाली क्या चीज़ है, क्योंकि हम क्वेश्चन केवल क्वेश्चन के लिए सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम उसको सीखने के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो आपके लिए सीखने वाली चीज़ ये है कि एग्जाम में यहाँ पे देखिए आप परेशान करने के लिए सारे टर्म उन्होंने टैन थीटा में कन्वर्ट करके दिए हैं। आप सारे आंसर को देख लीजिए। सो टैन थीटा में कन्वर्ट किए, तो भैया मैं टैन थीटा में कैसे बदलूँ? तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपका आंसर आया है, जैसे आप साइन थीटा को कैलकुलेट करिएगा तो आपका आंसर जो भी आएगा, क्योंकि आप इतना तो कर ही सकते हो, आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। 2 थीटा इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम जानते हैं ऊपर वाला टर्म अपना हो जाएगा परपेंडिकुलर, जो कि हमारे पास कुछ वैल्यू दी हुई है 2894 के टर्म में, एंड ये अपना हो जाएगा हाइपोटेन्यूज 529। सो आपको बेसिकली पाइथागोरस लगानी है, एंड यहाँ से हमारे पास बेस की वैल्यू भी निकल आएगी, एंड वहाँ से आप tan थीटा को कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो कि अपने पास हो जाएगा 2894 अपॉन एक्स मान लेते हैं, जो भी यहाँ पे वैल्यू आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जेई एडवांस के कॉन्सेप्ट्स पे नहीं पूछता है, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन पे भी आपको काफ़ी यहाँ पे उन्होंने तंग किया है, क्योंकि आप कहीं पे भी आप थोड़ी सी भी मिस्टेक करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। एंड मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाया कि कैसे मैंने काफ़ी सावधानी से यहाँ पे 2880 लाया, जैसे कि मुझे तो पता था, लेकिन आप करोगे तो आपको काफ़ी सावधानी से करना है, क्योंकि अगर आपका आंसर 280 की जगह 2870 हो जाएगा तो भी आपके साथ गलती हो जाएगी। एंड फिर यहाँ पे मैंने कॉस स्क्वायर थीटा को साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में कन्वर्ट किया, फिर यहाँ पे 24 को तोड़ा 12 इंटू 2 में, उसका बेसिकली अपना आंसर आया है। तो यहाँ पे चलिए गाइस, आज के सेशन में केवल इतना ही, एंड अपने नेक्स्ट सेशन में हम रिलेटिव कॉन्सेप्ट को, रिलेटिव वेलोसिटी को काफ़ी अच्छे से मास्टर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।